हार्मोन की गड़बड़ी के कारण होने वाले रोग में हम पढ़ेंगे हार्मोन हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। हार्मोन जो होता है हमारे शरीर के अंदर जो होता है एक प्रकार का रस का स्राव होता है, उसे ही हार्मोन्स कहते हैं। इसके बारे में 10 क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल समझते हैं ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले विशेष प्रकार की ग्रंथियों जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं के द्वारा स्रावित होता है। पूछेगा हार्मोन्स का स्राव किसके द्वारा होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, तो हमारे शरीर के अंदर ग्रंथि होता है जैसे नली के जैसा होता है, वो दिखता नहीं है कि नली है, समझ गए ना, लेकिन उससे स्राव निकलता रहता है। जैसे हम सबको जब पसीना चलता है तो देखते हैं कि शरीर से पसीना निकलता है, लेकिन पता नहीं चलता है कि वो कहाँ से निकल रहा है, वो शरीर के वो किस पंप से निकल रहा है, पता नहीं चलता है। पंप दिखता नहीं है लेकिन वो शरीर से निकलता है। इसी प्रकार से है कि आँख से आंसू गिरता है तो वहाँ पंप नहीं लगा रहता है, आँख में पंप नहीं लगा रहता है, समझ गए ना। तो अंतःस्रावी ग्रंथि वो होता है जो नलिका विहीन, मतलब नली नहीं रहता है उसमें, उसके बाद भी उससे स्राव होता है। तो इसमें याद रखेंगे हार्मोन का स्राव किससे होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से। कहते हैं कि द्वास्रावित होता है। हार्मोन्स की आवश्यकता से कम या ज़्यादा बनने से कई रोग हो जाते हैं। हार्मोन्स के कम या ज़्यादा बनने से भी कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। ज़्यादा बनता है तो भी रोग, कम बनता है तो, जैसे मधुमेह या डायबिटीज तथा भीमकायत्व या जायगेटिज्म। डायबिटीज इंसुलिन नामक हार्मोन्स के कम बनने के कारण होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन्स अगर कम बनने लगे तो डायबिटीज़ हो जाता है, जिसको चिनिया रोग कहते हैं। इंसुलिन शरीर में ग्लूकोज के उपापचय के लिए आवश्यक है। इंसुलिन शरीर में ग्लूकोज के उपापचय मतलब ग्लूकोज को पचाने के लिए क्या है, आवश्यक है। इस हार्मोन्स की कमी से ग्लूकोज का उपापचय ठीक से नहीं हो पाता है। जब ये हार्मोन इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाता है तो ग्लूकोज का उपापचय ठीक से नहीं हो पाता है, समझ गए ना, और जिससे शरीर में आवश्यकता अनुसार ऊर्जा नहीं मिलती है। डायबिटीज़ के कारण अन्य रोग भी हो जाते हैं। जायगेटिज्म में मनुष्य का शरीर सामान्य से बहुत बड़ा हो जाता है, ऐसा वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बनने के कारण होता है। ये देखो जायगेटिज्म जो हार्मोन जो होता है इसमें है कि क्या बोलता है, जायगेटिज्म में मनुष्य का शरीर सामान्य से बहुत बड़ा हो जाता है। वृद्धि हार्मोन हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में वृद्धि हार्मोन है कि निकलने लगे तो हमारा शरीर एक विशालकाय हो जाता है। इसको भीमकायत्व हार्मोन भी कहते हैं। तो इसमें हम 2-3 चीज़ याद रखेंगे। पहला नंबर याद रखेंगे हार्मोन्स का स्राव किससे होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से, क्लियर है। दूसरा नंबर याद रखेंगे डायबिटीज़ या मधुमेह जो होता है किसकी कमी के कारण होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तीसरा याद रखेंगे जायगेटिज्म जो होता है या भीमकायत्व जो होता है वो किसकी कमी, वृद्धि के कारण होता है। वृद्धि हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है तब। तो आंतरिक प्रॉब्लम के कारण, आंतरिक कारक के कारण होने वाले रोग हम पर हैं। अब बाह्य कारक के कारण होने वाले रोग जानते हैं। रोगों के बाह्य कारक ऐसे कारक हैं जो स्वास्थ्य को बाहरी अभिकर्ताओं द्वारा प्रभावित कर रोग उत्पन्न करते हैं, मतलब बाहरी क्रिया द्वारा प्रभावित करता है। जैसे कुछ सूक्ष्म जीव, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं। जो रोग उत्पन्न करता है सूक्ष्म जीव उसको क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। सूक्ष्म रोगाणु जैसे बैक्टीरिया या जीवाणु, वायरस या विषाणु के कारण मनुष्य में कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे हैजा, कॉलेरा, क्षय रोग, निमोनिया। बैक्टीरिया द्वारा होने वाले प्रमुख रोग, वायरस से होने वाले कुछ रोग, खसरा, चेचक, पोलियो, इंसेफ्लाइटिस, इन्फ्लुएंजा, प्रोटोजोआ के कारण प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया और एंटामीबा हिस्टोटोल्का के कारण अमीबी पेचिस। फाइलेरिया जो होता है मनुष्य में होने वाला एक सामान्य रोग कृमि है, बुचलेरिया। ये याद रखना है, फलेरिया रोग किसके कारण होता है, बुचलेरिया। बाकी जो विषाणु हो गया, वायरस हो गया, इसको ये हम तालिका 4.1 में क्लियर करेंगे। फिलहाल आपको इसमें याद रखना इतना है कि बुचलेरिया नामक कृमि के कारण मनुष्य में फाइलेरिया रोग होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। आगे देखिए, रोग उत्पन्न करने वाले इसमें हम क्या पढ़े भाई, कि बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंजाई होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, कृमि होते हैं, ये सब के कारण जो होता है वो रोग होता है, वो बाह्य कारक होता है, ठीक है ना। आगे देखो, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का हमारे शरीर में प्रवेश समझता संक्रमित पेयजल। अब ये हमारे शरीर में प्रवेश करता कैसे है, संक्रमित पेयजल। संक्रमित पेयजल मतलब पीने वाला पानी से, वह भोजन या दूषित वायु के माध्यम से होता है। खराब भोजन हम करते हैं ना, उसके माध्यम से भी ये फैलता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आगे देखना है, संक्रमित पेयजल तथा खाद्य पदार्थों के माध्यम से होने वाले कुछ रोग के उदाहरण अमीबी पेचिस, कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ये सभी दूषित जल के कारण होने वाले रोग हैं। ये सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल ये आपको समझना है कि ये एक प्रकार की बीमारी है। दूषित वायु में बराबर सांस लेने से श्वसन संबंधी रोग, दम्मा, ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी जो होता है, ऐसे रोग हो जाते हैं। ऐसे रोगों को दूषित वायु से उत्पन्न
होने वाले वो वायु से उत्पन्न होने वाले रोग कहते हैं। मादक पदार्थ जैसे तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब, गांजा, अफीम, हीरोइन, कोकीन, मार्फिन आदि के नियमित सेवन से कई प्रकार के रोग होते हैं। ऐसे रोग को व्यसन जनित रोग कहते हैं। तो हम देखें कि बाह्य कारक में होने वाले कुछ रोग जो होता है वो बैक्टीरिया, वायरस, ये सब प्रोटोजोआ इसके कारण होता है। कुछ जो होता है दूषित वायु के कारण होता है। कुछ जो होता है संक्रमित पेयजल पीने से होता है। कुछ होता है व्यसन जनित रोग, मतलब हम लोग नशीला पदार्थ का सेवन करते हैं उसके कारण होता है। ये चीज़ है जो कि हम लोग समझ गए। अब आगे जानते हैं संक्रामक रोग के बारे में। हम जान चुके हैं कि रोग उत्पन्न करने वाले कई सूक्ष्म जीवों के शरीर में प्रवेश करने से शारीरिक रोग उत्पन्न होता है। सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाता है। ये याद रखना है, संक्रामक रोग का परिभाषा याद रखना है। सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। क्लियर है? सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग को हम संक्रामक रोग कहते हैं। कॉलेरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस या टीबी, एड्स, मलेरिया, फाइलेरिया संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। ये हमारा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है। तालिका 4.1। अब देखो ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया, निमोनिया, प्लेग, टिटेनस, डिप्थेरिया, ट्यूबरकुलोसिस और कुष्ठ रोग। तो इसको कैसे याद रखेंगे? बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग में कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया। कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया याद हुआ? कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया। कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया याद हुआ? क्या बोले? कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया। 3 को याद हो गया ना? आगे देखो, निमोनिया, प्लेग, टिटनेस। निमोनिया, प्लेग, टिटनेस बैक्टीरिया के कारण कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया, निमोनिया, प्लेग, टिटनेस याद हुआ? कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया, निमोनिया, प्लेग, टिटनेस। कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया। कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया, निमोनिया, प्लेग, टिटनेस। क्लियर है ना? फिर डिप्थेरिया, ट्यूबरकुलोसिस और कुष्ठ रोग। अब ये सब रोग के बारे में हम जानेंगे, आगे जानेंगे। वायरस के कारण एड्स, रेबीज, डायरिया, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, चेचक, डेंगू ज्वर, पीला बुखार, इंसेफ्लाइटिस, हर्पिस। इसको याद रखना है। फंजाई के कारण होने वाले रोग में चर्म रोग, भोजन विषाक्त होता है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग में मलेरिया, डायरिया, मीबी, पेचिस, कालाजार, जियार्डियता, निंद्रा रोग। कृमि के कारण फाइलेरिया, टीनिएसिस, हाथी रोग, ये सभी होते हैं। तो संक्रामक रोग जो सूक्ष्मजीव जीवाणु के कारण होते हैं उसे संक्रामक रोग कहते हैं। असंक्रामक रोग ऐसे रोग जो संक्रामक अभी करता हो, जैसे रोगाणु के कारण नहीं होता है, ये सब रोगाणु के कारण नहीं होता है, जिसे असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे जैसे मधुमेह, डायबिटीज जो होता है कोई अति सूक्ष्मजीव के कारण थोड़ा ही होता है। कैंसर हो गया, रक्तहीनता जिसे निमोनिया कहते हैं, एनीमिया, गाठिया, हार्मोन की गड़बड़ी के कारण होने वाले रोग, ये सब असंक्रामक रोग होते हैं। अब संचालित रोग के बारे में जानेंगे। तो अभी तक के हम लोग क्या पढ़े? जो बीमारी जो होता है एक आंतरिक कारण से होता है, एक बाह्य कारण से। आंतरिक कारण में 2 चीज़ पढ़े, एक अनुवंशिकी, एक हार्मोन के गड़बड़ी के कारण। दोनों को डिटेल से पढ़ा है। जिसमें अनुवंशिकी के बारे में क्या बताएं कि भाई अनुवंशिकी जो होता है ना वो पूर्वज एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हो जाता है। जैसे है एक हीमोफीलिया नामक रोग, हम बताए थे कि हीमोफीलिया नामक रोग जो होता है ये एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में हो जाता है। फिर हार्मोन की गड़बड़ी के कारण होने वाले रोग में हम बताया, हार्मोन के बारे में बताया कि हार्मोन एक प्रकार का रस जो होता है हमारे शरीर के अंदर स्राव होता है। और हम कहते हैं कि भाई हार्मोन जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, ये चीज़ जाने। और जिसमें हम 2 हार्मोन के बारे में पढ़े हैं, एक मधुमेह जो होता है इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी के कारण होता है। एक पढ़े थे वृद्धि हार्मोन जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो भीमकायत्व है जो कि या जगेटिज्म नामक है जो कि बीमारी हो जाता है, जिसमें शरीर आवश्यकता से अधिक बड़ा हो जाता है। फिर बाह्य कारक के कारण होने वाले रोग में सूक्ष्मजीव, ये सब तरह तरह के चीज़ पढ़े। फिर हम असंक्रामक रोग पढ़े। अभी हम पढ़ते हैं संचारित रोग। संचारित रोग को देखो करा, संचारित रोग जो होता है वो एक संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों में या एक समुदाय से दूसरे समुदाय में बाह्य कारकों से होता है। मतलब संचारित रोग को कहते हैं ना, एक व्यक्ति को हो गया ना तो ओकरा दूसरा। जैसे कोरोना के सीज़न में आप लोग देखे होंगे कि कोरोना जो होता है उसमें लोग एक आसपास है जो कि नहीं बैठते थे। क्यों नहीं बैठते थे? क्योंकि वो संचारित रोग था, एक आदमी से फिर दूसरा आदमी में भी हो जाता था। और ये कैसे होता था? हवा के माध्यम से। एक समुदाय से दूसरे समुदाय में किसी बाह्य कारक जैसे हवा, भोजन, जल, स्पर्श आदि की, जिसको छुआछूत वाला बीमारी कहते हैं, आदि के माध्यम से फैलते हैं। संचारित रोग वाहक के माध्यम से रोग वाहकों के माध्यम से भी फैलते हैं। जैसे मलेरिया रोग मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से फैलते हैं। मलेरिया रोग जो होता है मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से फैलता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो संचारित रोग समझ में आ गया।
तो संचारित रोग वैसा रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से अन्य संक्रमित व्यक्ति, एक समुदाय से दूसरे समुदाय में हो जाता है, उसको संचारित रोग कहते हैं। संचारित रोग का परिभाषा हो गया, संचारित रोग वैसा रोग जिसमें एक संक्रमित व्यक्ति से अन्य संक्रमित व्यक्ति या एक समुदाय से दूसरे समुदाय में फैल जाता है, उससे हम संचारित रोग कहते हैं। जिससे हो गया हमारा क्या चीज़, मलेरिया। मलेरिया हम देखते हैं कि जब मलेरिया का सीज़न आता है, बरसात के सीज़न में देखोगे कि एक घर में मलेरिया हुआ तो वो धीरे धीरे अगल बगल भी पड़ोसी के घर में भी मलेरिया होने लगता है। कोरोना के सीज़न में एक का होता था तो दूसरा तक कोरोना, मलेरिया, ये सभी जो है हमारे संचारित रोग है। सभी संक्रामक रोगों को संचारित रोग की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता। कहा कि सभी संक्रामक रोग जो है संचारित रोग नहीं है। कहा जैसे टीटेनस बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, ये संक्रामक रोग नहीं है। टीटेनस के बारे में बताए थे कि बैक्टीरिया के कारण होता है रोग। टीटेनस जिसको टेटनस कहते हैं, समझ गए ना, तो वो बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, लेकिन ये संचारित रोग नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें टीटेनस अगर हो जाता है तो किसी के बगल में बैठे तो उसको भी टीटेनस होगा, नहीं, वो ऐसा नहीं है। इस रोग में शरीर तंत्रिका तथा मांसपेशियाँ प्रभावित होता है। जब टीटेनस हो जाता है तो शरीर तंत्रिका तथा मांसपेशियाँ प्रभावित होता है। इस रोग के कारक बैक्टीरिया तथा का शरीर में प्रवेश शरीर के किसी कटे भाग से होता है। इस रोग का कारक क्या है, बैक्टीरिया का शरीर में प्रवेश शरीर के किसी भाग के कटने से कारण हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि टीटेनस कैसे हो जाता है, जंग वाला जो होता है, कील, ये सब जो होता है, गंदगी हमारे शरीर में घुस जाता है, कटता है तब तो हो जाता है। शरीर का कटा हुआ भाग जब संक्रमित मिट्टी, लोहे, कपड़ा, अन्य संक्रमित पदार्थ के संपर्क में आता है तब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाता है और उत्पन्न करता है। टीटेनस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक समुदाय से दूसरे समुदाय में फैलने वाला रोग नहीं है। तो टीटेनस के बारे में बताया, जैसे कोई भी, जैसे मान लो ये कलम का नोकी है, तो ये कलम का नोकी गंदी रहेगा तो यहाँ से हम इसको अगर यहाँ छेद करते हैं तो अंदर जाता है, तो इससे जो गंदगी है वो हमारे शरीर के अंदर ब्लड में घुस जाता है। अब इसमें मिट्टी भी लगा रह सकता है, तरह तरह का सूक्ष्मजीव भी लगा रह सकता है। तो यही हमारा टीटेनस है। संक्रामक रोगों के उपचार, संक्रामक रोगों के उपचार सामान्यतः दो सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, दवाइयों के द्वारा रोग के लक्षण को कम किया जाता है। जो संक्रामक रोग जो हैं उसको दवाई के द्वारा हम रोग को कम कर सकते हैं। दूसरा जो हो गया, रोगों के कारण रोगाणुओं को समाप्त कर, दूसरा जो होता है रोगों के कारक रोगाणुओं को समाप्त कर, अब जिसके कारण होता है उसको समाप्त करके हम ठीक कर सकते हैं। रोगों के लक्षण एवं प्रभाव को कम करने के लिए है कि हेतु उपचार, जब किसी रोग से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में दर्द होता है या उसे मिचली में तो होता है उल्टी, तब चिकित्सक उसे दर्द और मिचली को कम करने के लिए दवाइयाँ देता है। ऐसी दवाइयाँ से दर्द को मिचली तो कम हो जाती है परंतु उसमें वास्तविक रोग का निवारण नहीं होता। मान लो किसी कोई बीमारी के कारण अगर ऐसा हो रहा है तो वो निवारण नहीं होता है, उसका प्रभाव को कम किया जाता है। अर्थात रोग के लक्षण और प्रभाव को कुछ समय के लिए समाप्त हो जाते हैं परंतु वास्तविक रोग ठीक नहीं हो पाते। इसी समय किसी रोग को, इसी तरह किसी रोग को जब खांसी आती है तब चिकित्सक उसे खांसी को कंट्रोल करने के लिए दवाई देता है, तो खांसी तो कंट्रोल हो जाता है परंतु वो जो जिस संक्रमण जिसके कारण खांसी आ रही है वो समाप्त नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे बीमारी है, जैसे खांसी ऐसा भी होता है कि जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर वो बीमारी वाला खांसी रहेगा तो वो आप दवाई लोगे तो वो ठीक हो जाएगा, फिर वो आपको है किया जाएगा। कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जिनमें रोग के केवल लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, वास्तविक रोग नहीं। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाला एक रोग है, इसका कोई उपचार नहीं है, इन्फ्लुएंजा का कोई उपचार नहीं है परंतु औषधि के द्वारा इसके लक्षण और शरीर में दर्द और बुखार को कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ गए में आया कि नहीं आया। तो रोगों के लक्षण और प्रभाव को कम करने हैं तो हम लोग क्या उपचार करते हैं भाई, दवा से प्रयोग करते हैं या जो रोगाणु होते हैं उसी को ख़त्म कर देते हैं। रोगाणु को समाप्त करने हैं तो उपचार, अब इसका उपचार क्या है किया जा रहा है इसको समझते हैं। हम जान चुके हैं कि संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ तथा कृमि के कारण होते हैं। संक्रामक रोगों के कई ऐसे कारक कई प्रकार के एक दूसरे से भिन्न होते हैं। संक्रामक रोग के कई ऐसे कारक कई एक प्रकार के एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसी कारण से एक प्रकार के रोगाणु को नष्ट करने वाली दवा दूसरे प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट नहीं कर पाती। कुछ दवा ऐसा, मतलब बहुत सारे दवा ऐसा होता है ना कि जिसके लिए आप वो यूज कर रहे हो ना, जैसे मान लो कोई ऐसा दवा है उसको अगर हम उल्टी के लिए यूज करते हैं तो उससे केवल उल्टी ही ठीक होता है, समझ गए ना। अगर मान लो कोई दवा है अगर खांसी के लिए यूज करते हैं तो उससे केवल खांसी ही ठीक होता है, दूसरा नहीं होता है। लेकिन कुछ दवा ऐसा है कि जो खांसी भी ठीक कर देता है, उल्टी भी कर देता है, समझ गए ना। तो इसमें समझिए, बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले कई औषधि में बैक्टीरिया के विभिन्न प्रजाति को नष्ट करने की क्षमता होती है, और ऐसा इसलिए होता है कि एक औषधि से नष्ट होने वाली बैक्टीरिया की सभी प्रजातियाँ कई गुणों में एक दूसरे के समान होता है, इसमें होने वाले जैव प्रक्रियाएँ भी समान होती है। अतः विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं को औषधि द्वारा नष्ट करने के लिए रोगाणुओं को
के प्रकार को जानना बच सके। जैसे कोरोना हो जाता था आदमी को, तो कोरोना के बारे में शुरू में दवाई जब देखे थे कि दवाई बन रहा है ये ऐसा सुने होंगे, तो उसमें क्या होता था कि कोरोना किस वायरस के कारण हो रहा है, कोरोना वायरस आखिर वो मरेगा तो किससे मरेगा, तो उसका जो जिससे मरेगा वो लैब में उसी प्रकार के है जो कि सूक्ष्मजीव से दवा है जो कि तैयार किया जाता था कि वो शरीर में आपके शरीर में जाएगा और वो कोरोना के वायरस को मार देगा। क्लियर है। बैक्टीरिया और वायरस द्वारा होने वाले संक्रामक रोगों में ज़्यादा समानताएँ होती है। बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा होने वाले संक्रामक रोगों में ज़्यादा समानताएँ होती है, इसलिए संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने के उपाय को समझने के लिए हमें यह जानने की आवश्यकता है कि कई प्रकार के बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले एक औषधि वायरस के विरुद्ध क्यों कारगर नहीं होता है। इसे समझने के लिए हम कुछ जैव प्रक्रिया को समझना होगा जो निम्नलिखित है। कह रहा है कि बहुत से ऐसे दवा है जो कि बहुत से बीमारी में वो काम आता है। जैसे एंटीबायोटिक दवा के नाम सुने हैं। एंटीबायोटिक दवा जो होता है बहुत सारे बीमारी में काम आता है, तो कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे चीज़ हैं कि उस पर वो असर ही नहीं करता है और बहुत सारा बीमारी में वो कभी काम आता है। जैसे एंटीबायोटिक दवा कोरोना के सीजन में जिसको कोरोना हो गया उसको एंटीबायोटिक दवा दीजिएगा तो कोई असर थोड़ा ही डालेगा। अब जैव रासायनिक प्रक्रम जानते हैं। हमें ज्ञात है कि एक कोशिका के भीतर ऊर्जा के उत्पादन के लिए कई जैव रासायनिक क्रियाएँ होती हैं। हमारे शरीर के अंदर जैव रासायनिक क्रिया होती है, आपको कोशिका चैप्टर में पढ़ाया गया होगा। इन क्रियाओं के संपन्न होने के उपरांत ही जीवन के लिए अनिवार्य ऊर्जा तथा कई रासायनिक यौगिकों का निर्माण होता है। इन प्रक्रियाओं के संपन्न होने में कई प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया चरणबद्ध तरीके से एक के बाद एक संपन्न होता है। एक प्रतिक्रिया के उत्पाद का उपयोग आगे होने वाली दूसरी प्रतिक्रिया, ये टोटल चीज़ जो जैव रासायनिक प्रक्रम है ना, ये सब सारा चीज़ लैब में कैसे करके दवा उवा बनाया जाता है इसके बारे में बताया गया है। इसको पढ़ोगे क्लियर है, ये सब क्लियर हो जाएगा। इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलता है एंटीबायोटिक दवा आर के बारे में बताया गया है। यहाँ से देखो संक्रामक रोगों से सुरक्षा उपचार हेतु जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का भेदन। इसके लिए सबसे पहले संक्रामक रोगाणु के कोशिकाओं में होने वाले जैव रासायनिक प्रक्रमों की पहचान की जाती है। सबसे पहले पहचान की जाती है, जैसे कोरोना के बारे में बताएं कि पहचान किया जाएगा कि आखिर ये किसके कारण ये बीमारी हो रहा है, तो कोरोना वायरस के कारण हो रहा है। फिर रासायनिक यौगिक द्वारा उन प्रतिक्रियाओं का इस प्रकार भेदन किया जाता है कि प्रतिक्रिया के किसी स्तर पर प्रतिक्रिया का संपन्न होना रुक जाए और इससे कोशिका में होने वाली जैव रासायनिक प्रतिक्रिया प्रभावित होती है और कोशिका नष्ट हो जाती है। इसी सिद्धांत पर रासायनिक यौगिक द्वारा औषधियाँ तैयार कर जाती है। शरीर में संक्रामक रोगों के कारण रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है। रोगाणुओं के नष्ट हो जाने पर रोगी स्वस्थ और रोग मुक्त हो जाता है। जीवित रोगाणुओं को इस प्रकार से नष्ट करने वाले रासायनिक यौगिक को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक औषधि कहते हैं। इसी सिद्धांत पर आधारित कई एंटीबायोटिक औषधि का निर्माण होता है। इनका सफल उपयोग संक्रामक बैक्टीरिया और फंजाई को नष्ट करने में होता है। कोई भी चीज़ का कैसे करके कोई भी दवाई, जैसे कोई खांसी है किसी को अगर होता है, बात के मतलब किसी को खांसी हो रहा है और उसका जो खांसी जो हो रहा है उसका जो जिसके कारण हो रहा है उसका वायरस का नाम है या जीवाणु का नाम है ए। समझ गए ना, क्लियर है। जब रिसर्च किया जा रहा है तब पता चला कि इसमें ए जीवाणु है और ए को बी से डर लगता है। ए को किससे डर लगता है? बी से डर लगता है। तब कैसे दवाई बनाया जाता है? देखो, अब जो दवाई बनाया जाएगा वो बी से बनाया जाएगा। वो इसलिए बनाया जाएगा क्या है कि ये इसका शत्रु है और ये इससे मजबूत है, इसलिए ये डरता है। अब ये बी वाला जो जीवाणु है उसको है कि उसमें प्रवेश कर दिया जाता है और इसको इस प्रकार से रखा जाता है कि ये खुद नुकसान ना पहुंचाए। समझ गए ना। और प्रवेश करने से है कि फिर इसको मार देता है। कभी कभी होता है दवा रिएक्शन कैसे कर जाता है। अब बी प्रकार का जीवाणु है जो कि शरीर में डाल दिया और वो आदमी के पास क्षमता ही नहीं है कि इसको सह सके। जैसे कोई भी चीज़ का बर्दाश्त करने का क्षमता होता है। कोई आदमी कमज़ोर जो होता है उसके शरीर में बी जीवाणु को बर्दाश्त करने का क्षमता ही नहीं, वो अंदर जाता है जैसे उसके अंदर है कि दवा का रिएक्शन हो जाता है। इसके पीछे यही कारण है। बैक्टीरिया की तरह वायरस पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है। एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है वायरस पर। इसका कारण यह है कि वायरस की रचना बैक्टीरिया से बिल्कुल भिन्न है। वायरस की रचना बैक्टीरिया से क्या है? बिल्कुल भिन्न है। वायरस में एक कोशिका की तरह साइटोप्लाज्म, विभिन्न प्रकार के कोशिकांगक तथा अपचय एंजाइम होते हैं। करा है कि एंटीबायोटिक दवा जो होता है बैक्टीरिया की तरह वायरस पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है। एंटीबायोटिक का असर बैक्टीरिया वाला जीवाणु पर होता है, बैक्टीरिया पर होता है, लेकिन वायरस पर नहीं होता है। वायरस के एक कोशिका की तरह साइटोप्लाज्म, विभिन्न प्रकार के
विभिन्न प्रकार के कोशिकांग तथा उपापचय एंजाइम नहीं होते, परंतु उसमें सजीव कोशिका की भांति न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। उसमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है सजीव कोशिका की भांति। न्यूक्लिक अम्ल का अणु चारों ओर से प्रोटीन से घिरा होता है। यह सदा किसी जीवित कोशिका में प्रवेश कर ही अपनी संख्या वृद्धि करता है। हम वायरस के बारे में पढ़ा है कि वायरस जो होता है ना ऐसे मृत रहता है, लेकिन जैसे ही आपके शरीर में प्रवेश करेगा वो जीवित हो जाता है और आपके मशीनरी का प्रयोग करके, आपके पार्ट पुर्जा, आपके एनर्जी का प्रयोग करके वो अपना संख्या बढ़ा देता है। मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे ही बढ़ते चल जाता है। और यह सदा किसी जीवित कोशिका में प्रवेश कर अपनी संख्या में वृद्धि करता है। इसके लिए ये जीवित परपोषी कोशिकाओं के पदार्थों का उपयोग करता है। वायरस चूँकि कोशिका नहीं है तथा इसमें अपनी जैव रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है, इसलिए एंटीबायोटिक से ये नष्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए है कि वायरस एंटीबायोटिक से नष्ट नहीं हो पाता है। क्लियर है? इसको याद रखना है, बस इसको पढ़ लीजिएगा, समझ गए ना। आगे देखो टीकाकरण के बारे में जानो, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। कुछ सवाल इससे जो आता है वो जानिएगा। टीका की खोज की कहानी अत्यंत रोचक है। कहानी अत्यंत रोचक है। एडवर्ड जेनर, याद रखिएगा, टीका की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। नव व्यक्ति ने जिसे टीके की खोज का श्रेय दिया जाता है। सबसे पहले ये देखा कि गाय से दूध दूहने वाले व्यक्ति को चेचक नहीं होता है। चेचक रोग किसको कहते हैं? जिसको माता जी कहते हैं, गांव में हम माता जी कहते हैं चेचक रोग। कराया कि उन्होंने क्या देखा कि गाय से दूध दूहने वाले व्यक्ति को चेचक नहीं होता है। इन्होंने पहले नोटिस किया। आगे चलकर जेनर ने यह निष्कर्ष निकाला कि वैसे व्यक्ति जिनका संपर्क चेचक रोग से पीड़ित गायों के साथ होता है, सामान्यतः चेचक रोग नहीं होता है। फिर जाकर के जब ये गहराई से रिसर्च किए तब पता चला कि जो गाय के चेचक हो चुका है ना, उसको चेचक वाला जिसको बीमारी है, अगर उसको कोई आदमी दूहता है तो उसको चेचक नहीं होता है। इसी अवलोकन के आधार पर सबसे पहले मनुष्यों के लिए चेचक के टीके का विकास हुआ। पूछेगा सबसे पहला टीका किसका निर्माण हुआ? तो चेचक के टीके का। किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। और आगे चलकर इसी तरह से कई रोग की सुरक्षा के लिए विभिन्न टीके का विकास हुआ। फिर है कि विभिन्न टीके का विकास हुआ। टीके को शरीर में प्रवेश कराने की विधि को टीकाकरण कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। टीकाकरण किसे कहते हैं? टीके को शरीर में प्रवेश कराने की विधि को टीकाकरण कहते हैं। कोरोना के सीजन में आपका कोरोना का टीका पड़ा होगा, तो क्या होता है, वो कोरोना का जो टीका जो होता है उसको शरीर में हमारा प्रवेश कराया जाता है सुई के माध्यम से, वही टीकाकरण हुआ। तो अभी तक के 2 सवाल हम लोग पढ़े। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। सबसे पहले किसका टीका? चेचक के। किसने? एडवर्ड जेनर ने। टीकाकरण किसे कहते हैं? टीके को शरीर के में प्रवेश कराने की विधि को टीकाकरण कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे देखिए टीकाकरण है जो कि किया जा रहा है, टीका दिया जा रहा है ये बच्चा को। आगे देखो, पर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में वैक्सीनेशन बोलते हैं। वैक्सीनेशन की उत्पत्ति लैटिन शब्द वैसा और वैक्सीना से हुआ। वैसा मतलब होता है काऊ, वैक्सीना मतलब होता है काउपॉक्स से हुआ। टीकाकरण की वह विधि जिसके द्वारा सूक्ष्म रोगाणुओं को किसी विशिष्ट रसायन के माध्यम से विकसित कर अत्यंत कम मात्रा में किसी मनुष्य के शरीर में, इसको सूक्ष्म रोगाणुओं को है जो कि विशिष्ट रसायन के द्वारा, केमिकल के द्वारा माध्यम से विकसित कर अत्यंत कम मात्रा में किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराया जाता होगा। जब आपका कोरोना का जब टीका पड़ता होगा तो देखे होंगे कि थोड़ा सा मात्रा है जो कि आपके शरीर में प्रवेश कराया गया होगा। ऐसा थोड़ा है कि वो आपके शरीर में है जो कि पूरा 1 सिरिंज डाल दिया होगा, नहीं, थोड़ा सा लेकर के है जो कि रोगाणु मिश्रित इस प्रकार के विशिष्ट रसायन टीका कहलाते हैं। टीका सुई लगाकर या दवा के रूप में भी पिला करके कहा जाता है कि टीका जो होता है दवा के रूप में भी दिया जाता है। कहोगे दवा के रूप में कैसे दिया जाता है? तो देखोगे पोलियो वाला दवा पड़ता है ना, 6 साल तक के बच्चा को पड़ता है, तो उसके मुंह में पिलाया जाता है, तो वो भी एक प्रकार का टीका है। तो टीका जो होता है सुई के माध्यम से या दवा के माध्यम से। किसी विशिष्ट रोग का टीका जब शरीर के अंदर पहुँचता है तब शरीर का प्रतिरक्षक तंत्र उस रोग के विरुद्ध एंटीबॉडी बना लेता है। जैसे कोरोना का टीका है जो कि हमारे शरीर के अंदर गया ना, तब कोरोना से लड़ने वाला जो जीवाणु जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर आ गया। अब वो कोरोना के सारा जीवाणु को ध्वस्त कर देगा, समझ गए ना, एंटीबॉडी बना लेता है। इस प्रकार उत्पन्न एंटीबॉडी शरीर में अस्थायी रूप से मौजूद रहता है। जब कभी वही रोगाणु वास्तव में शरीर के अंदर अपने आप पहुँचता है तब पहले से शरीर में मौजूद एंटीबायोटिक उक्त विशेष रोगाणु को नष्ट कर देता है। इस प्रकार शरीर उस विशेष रोग से मुक्त करता है। कॉलेरा, टाइफाइड, तरह तरह का जो है, समझ गए ना। तो हम इसमें जाने कि भाई कैसे करके कोई है जो कि टीका का निर्माण कैसे होता है, टीका है जो कि किस तरह से काम करता है। कोई भी चीज़ है जो कि, क्योंकि हर वायरस है, हर वायरस का कोई ना कोई है जो कि शत्रु होता है, कोई ना कोई ऐसा ताकतवर, जैसे हर आदमी से कोई ना कोई ऐसा आदमी होता है, हर आदमी से कोई ना कोई ऐसा आदमी होता है जो ताकतवर होता है, अदर आदमी। तो उसी प्रकार से कोई भी वायरस रहे उससे कुछ ना कुछ है जो कि दूसरा वायरस भी कहीं ना कहीं ताकतवर है, समझ गए ना। तो उसी को है जो कि हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है।
और उसको कम मात्रा उसको केमिकल डाल दिया जाता है ताकि वो नुकसान नहीं करे, समझ गए ना। अब जिनसे प्रतिरक्षा के लिए टीका विकसित हो चुका है, अब देखते हैं बहुत सारा टीका है जो कि विकसित हो चुका है, समझते हैं। ऐसे रोगों के टीके का व्यवहार प्रभावी रूप से ऐसे रोगों के टीके का व्यवहार प्रभावित रूप से किया जा रहा है। टीके का संरक्षण समय अत्यंत कम तापक्रम पर किया जाता है, बहुत कम टेम्परेचर पर किया जाता है, मतलब उसको देखोगे ठंडा क्षेत्र में रखा जाता है। अधिक तापक्रम पर ये आसानी से नष्ट हो जाते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर देगा तो जो उसमें जो सूक्ष्मजीव है लड़ने के लिए जा रहा है वायरस से, वो तो नष्ट हो जाएगा। संरक्षित टीके की क्रियाशीलता भी एक निश्चित अवधि के तक के होती है। सबका एक एक्सपायरी डेट होता है, एक निश्चित अवधि तक के होता है। जैसे कोरोना का जब टीका पड़ा था तो देखोगे कि सेकेंड डोज आया था, समझ गए ना। वो फर्स्ट डोज का एक्सपायरी डेट के बाद सेकेंड डोज ऐसे आता था। इस अवधि के भीतर उनका उपयोग नहीं होने पर वे स्वतः नष्ट हो जाते हैं। कई संक्रामक रोग पालतू जानवरों के माध्यम से फैलते हैं। कहा जा रहा है कि अगर जो एक्सपायरी डेट दिया हुआ है टीका पर, उसमें अगर यूज नहीं करेंगे तो वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। आप देखोगे कहाँ पर दवा जब लाने के लिए जाते हो तो दवा में एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। वो दवा को अगर यूज नहीं करोगे तो दुकान में रखे मान लो उसका ये लास्ट है जो कि जनवरी 2023 से, तो आप फरवरी में यूज करोगे तो एक्सपायरी डेट के कारण वो ख़त्म हो चुका है। कुछ संक्रामक रोग जो होते हैं पालतू जानवर के माध्यम से भी मनुष्यों में फैलते हैं, जानवर के माध्यम से भी फैलते हैं। अतः पालतू जानवरों का समय समय पर टीकाकरण कराना अनिवार्य है। पालतू जानवर का भी समय समय पर टीकाकरण कराया जाता है। और कई संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए टीकाकरण एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में चलाया जाता है। हमारे देश में मलेरिया उन्मूलन तथा पल्स पोलियो अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। इसमें बहुत सफलता मिली है। मलेरिया, पोलियो ये सभी जो होता है बहुत खतरनाक बीमारी था। आज है जो कि ये काफ़ी कम गया है, लेकिन एक समय ऐसा था कि उस समय है जो कि एक ये भयानक रूप ले चुका था। पल्स पोलियो कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। पल्स पोलियो कार्यक्रम पोलियो नामक रोग के विरुद्ध हमारे देश में चलाया जा रहा है एक अभियान है। पोलियो नामक रोग के विरुद्ध हमारे देश में चलाया जा रहा है एक अभियान है, इसी को हम पल्स पोलियो कार्यक्रम। पूछेगा पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या है, तो अगर पल्स पोलियो कार्यक्रम एक प्रकार का अभियान है जो हमारे देश में पोलियो नामक रोग के विरुद्ध हमारे देश में चलाया जा रहा है। पोलियो सूक्ष्मजीव वायरस के कारण होने वाला रोग है। ये सूक्ष्मजीव वायरस के कारण होने वाला रोग है। इस रोग में शरीर की मांसपेशियाँ तथा तंत्रिका प्रभावित होती है। इस रोग में क्या होता है, शरीर की मांसपेशियाँ और तंत्रिका प्रभावित होती है, जिससे लकवा जैसी स्थिति हो जाती है। जिससे लकवा जैसी स्थिति हो सकती है, मतलब वो शरीर पार्ट काम करना बंद करता है। पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत इनका टीका 5 वर्ष तक के शिशुओं के चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। 5 वर्ष तक के बच्चे को खुराक दिया जाता है। पोलियो के टीके को दवा की खुराक की तरह मुंह में पिलाई जाती है। पल्स पोलियो कार्यक्रम की जानकारी आम जनता को समाचार पत्रों, पोस्टरों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न जैसे संचार माध्यम से ये सभी तरह तरह के टीवी में देखोगे ऐड आता है। पोलियो का है जो कि 2 बूंद दवा, तरह तरह का है जो कि उस पर शायरी भी आता है। 2 बूंद दवा, पोलियो हवा, तरह तरह का। स्कूल में बहुत जगह है जो कि निकालते हैं, रैली निकालते हैं पोलियो के है जो कि हम ख़त्म करने के लिए। पहले निकाला जाता था, अब तो खैर लोग है कि समझदार हो चुके हैं। पहले लोग नहीं पिलाते थे बच्चे को पोलियो दवा जल्दी। संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए सरकार के साथ पूरे समुदाय और सामाजिक संस्थानों को एकजुट होने की आवश्यकता है। करा कि ये सब रोग ऐसा है कि इससे सबको एकजुट होकर के है जो कि उसमें है जो कि सहयोग करने की आवश्यकता है। क्या है कि अगर सब सोचेगा कि हम नहीं पिलाएंगे, पीने से ये होगा, सब ऐसे अफवाह। कोरोना के टीका भी पड़ता था तो उस समय अफवाह तरह तरह का फैला दिया गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। पूरे समुदाय तथा सामाजिक संस्था को एकजुट होने की आवश्यकता है, तभी हमारा समाज संक्रामक रोगों से मुक्त हो पाएगा। ये है जो कि हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक कि। अब अगला जो है उसमें हम मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक कि हम पढ़ा दिए हैं, जिसमें ये सब है जो कि क्लियर किए हैं। इसको आप लोग समझिएगा। जो वो बढ़िया से नहीं पढ़ाई कर रहे हो, गलत कर रहे हो, पढ़ाई करो बढ़िया से।